कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर्स कहाँ से हैं जी? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो प्लीज टेल मी कन्फिगरेशन में इसका एंड में क्या सीन आता है? 4s2 3d1 या 3d1 4s2 4s2 3d2 3d2 4s2 4s2 3d3 या 3d3 4s2 4s2 3d4 या 3d4 4s2। बल्कि यहाँ पर एक काम क्या है, यहाँ पे इट्स एक्चुअली 3d5 4s1। दिस इज 4s2 3d5 3d5 4s2 4s2 3d6 3d6 4s2। ये राइटिंग ऑर्डर फिलिंग ऑर्डर है, इसके ऊपर मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी बात की हुई। कोबाल्ट मतलब एएस में बहुत सारी बात हुई है इस पे। 4s2 3d7 3d7 4s2 4s2 3d8 3d8 4s2 4s2 3d9। इसमें क्या होता है? 3d9 4s2। यहां पर भी एक इंप्रूवमेंट है कि क्या हो जाए, 3d10 हो जाए और 4s। सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ये काम किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है जी, 4s2 3d10 या फिर 3d10 4s2। लीजिए जनाब साहब, इन सब में अगर आप एक बात पे गौर करें तो आपको क्या नजर आ रहा होगा कि सर जी इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फिलिंग ऑर्डर में 4s 3d से पहले फिल होता है, राइटिंग ऑर्डर में 4s 3d के बाद लिखा जाता है। आई वांट कि पेज के हेडर पे इसको मेंशन कर दिया जाए, पेज के हेडर पे इस बात को मेंशन किया जाए जी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। लिखें जी, 4s is filled before 3d but written after 3d। 4s is filled before क्या जनाब साहब? before 3d but written after 3d। आई थिंक ये पूरी बात हमारी इसने समझा दी है कि इसको फिल पहले करना है लेकिन लिखना बाद में। ठीक हो गया जनाब साहब? ओके जी। अब लास्ट लेक्चर में आपने इससे पहले यहाँ इन दोनों के साथ क्या लिखा हुआ जी? कौन कौन था यहाँ पे? पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसके बाद आखिरी बात क्या लिखी हुई है आपने? प्लीज टेल मी के साथ आखिरी बात क्या लिखी हुई है? कि सर दे आर नोन एज क्या? या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? एल्कलाइन मेटल्स या एल्कली मेटल्स। व्हाई आर दे नोन एज एल्कली मेटल्स? एनीवन? एक तो इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं और इनको पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है, ये मतलब ग्रुप नंबर 1 वाले तो डायरेक्टली पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। पानी में डाल दें तो क्या बनता है इनका? सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन तो निकल जाएगी लेकिन वो जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है उस चक्कर में वो एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। क्या होता है? बेसिकली दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स बिकॉज दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म क्या? एल्कलाइन सॉल्यूशंस। ग्रुप नंबर 2 को भी देखेंगे तो उसके नीचे आपने पढ़ा हुआ है, नीचे वालों की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, नीचे वाले बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं पानी के अंदर, तो वो भी पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशन ही बनाते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम इसके टॉप वाले बेरिलियम के साथ है और मैग्नीशियम के साथ है कि वो क्या करता है, वो ठंडे पानी से रिएक्ट ही नहीं करता। उसके रिएक्शन के लिए वो ओ लेवल में क्यों पढ़ते थे कि वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता ही नहीं है, वो क्या बनाता था? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। खैर प्रॉब्लम इस बात में भी मुझे कोई नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हैं वो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जिनकी नेचर बेसिक है, पानी में डिजॉल्व पूरी तरह होते हैं। वो जो उनके ऑक्साइड्स बाद में पार्शली सॉल्युबल होते हैं तो होंगे थोड़े बहुत, तो उनको नेचर उनकी क्या है?
एल्कलाइन। खैर बहरहाल एक उनके साथ आपने एल्कली मेटल्स का कॉन्सेप्ट लिखा होगा। दूसरा मुझे लगता है उनको और कौन सा मेटल कहना चाहिए, वो नॉर्मल मेटल्स हैं, मतलब जो एक्चुअल मेटल्स की फिजिकली नहीं केमिकली। अब एक मसला है, मेटल्स का ना सेंस दो तरह का है दिमाग में। एक मेटल्स का सेंस है फिजिक्स वाला, लाइक बड़ी कोई हार्ड किस्म की चीज होगी, ठीक है, मतलब जैसे लोहा एक मेटल है तो इंसान के दिमाग में आता है सर सॉलिड है, हार्ड है, कंडक्टर होगा, क्या बोलते हैं, शाइन करेंगे तो थोड़ा पॉलिश करेंगे तो शाइनी भी होगा, सोनोरस होगा, रिंगिंग साउंड आएगी, टन की आवाज आएगी, मतलब ये कुछ उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हमारे मेटल का दिमाग में एक फिजिक्स आता है। मेटल्स का केमिस्ट्री दिमाग में क्या है, मेटल्स का केमिस्ट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटाइन बनाएगा। हाँ, किसी और के साथ तो बनाएगा ही बनाएगा, किसी और के साथ जब बनाएगा तब तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। खुद के अंदर पड़े पड़े ही क्या करता है, अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को कहता है डीलोकलाइज हो जाओ, और क्या हो जाओ, एटम में से बाहर निकल जाओ। डीलोकलाइज होकर ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स और जो पीछे रिमेनिंग कैटाइंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, उनकी क्या बन जाती है, लैटिस सी डेवलप हो जाती है। ये तो वो तो मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर जब किसी से रिएक्शन करता है तब भी क्या होता है, तब भी वो प्रॉपरली अपने इलेक्ट्रॉन प्रॉपर कंप्लीटली ट्रांसफर करता है, पूरा लूज करके दूसरे वाला पूरा गेन कर लेता है। ये कैटायन बन जाते हैं, वो एनायन बन जाते हैं। तो कैटायंस और एनायंस का एक आयोनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्डिंग हो जाती है, या कंपाउंड जो है वो एक आयनिक नेचर इख्तियार कर लेता है। यहां तक किसी को परेशानी है जी? और उस वक्त ग्रुप 1 वाला जब लूज करता है तो उसकी एक फिक्स्ड आदत है। क्या फिक्स्ड आदत है? एक ही लूज करता है। ग्रुप 2 वाले की फिक्स्ड आदत है, वो क्या करता है, वो 2 लूज करता है। उसको पता है, मैं ग्रुप 1 को पता है मैं 1 लूज करके पूरे का पूरा स्टेबल आयन बन जाऊंगा, मेरी केमिस्ट्री काफ़ी फीजिबल हो जाएगी, एनर्जेटिकली जो भी फिनोमेना होगा थर्मोकेमिकली या इलेक्ट्रोकेमिकली एक फीजिबल फिनोमेना होगा जिसका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा जी क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। ग्रुप 2 वाले को पता है कि यार मैं अपनी अल्टीमेट स्टेबिलिटी तक कब पहुंचूंगा, जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, 2 पॉजिटिव का आयन बनाना है, मैं एक स्टेबल किस्म का आयन बन जाऊंगा। मैं स्टेबल किस हिसाब से, वही थर्मोकेमिकली भी स्टेबल हो जाऊंगा। इलेक्ट्रो, जो कि हमने अभी तक दो पढ़ ली हैं चीज़ें, डेल्टा जी 2 चैप्टर में पढ़ ली है। कौन से चैप्टरों में? एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में भी और केमिस्ट्री, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी। तो अब के बाद आप मेरे मुंह से एक लफ्ज़ क्या सुनेंगे, थर्मोकेमिकली भी स्टेबल हो गया हूँ तो इलेक्ट्रोकेमिकली भी स्टेबल हो गया हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड थर्मोकेमिकल फिजिबिलिटी या इलेक्ट्रोकेमिकल फिजिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या नहीं है। किसी के पास कुछ सवाल है यहाँ से? ओके, तो मैं अगर वो जो आपने ग्रुप नंबर 1 और 2 के साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, मैं इन्हें अगर प्रॉपर्ली कंप्लीट करना चाहूँ, मैं इस वक्त सॉफ्ट मेटल्स का मतलब नहीं समझाना चाहता, आपको पता है क्या था मतलब इसका, कट विद अ नाइफ। अल्कली मेटल्स का मतलब मैं समझा चुका हूँ, व्हाट डू दे डू, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस या मतलब मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स विच आर एक्चुअली बेसिक्स या एल्कलाइंस इन सॉल्यूशन। अगली बात है, इनको मैं कहना चाहता हूं नॉर्मल मेटल्स। व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल मेटल्स? कि जैसे मेटल नॉर्मल होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, लूज करके अपना कैटायन बनाता है। अच्छा, वैसे एक और बात भी है, ये जो मेटल्स हैं फिजिकली तो सॉफ्ट है, लेकिन आपकी इतला क्या है, केमिकली बड़े रिएक्टिव है। दीज आर केमिकली रिएक्टिव, केमिकली वेरी रिएक्टिव मेटल्स या रिएक्टिव मेटल्स। इनको केमिकली ना बोलें, सिंपल बोले जी रिएक्टिव मेटल्स। एक प्रॉपर्टी इनकी कम है, लाइक फिजिकली ये सॉफ्ट है लेकिन केमिकली ये ज्यादा रिएक्टिव है। दे आर रिएक्टिव मेटल्स। बड़े आराम से इनका लूज करने का प्रॉब्लम इतना नहीं होता इनको। They lose electrons easily, lose electron या electrons easily and form क्या, ग्रुप 1 वाला हुआ तो it will form 1 positive ion, ग्रुप 2 वाला हुआ तो it will form 2 positive ion, ग्रुप 1 वाला हुआ तो G1 metal will form 1 positive and G2 metal will form 2 positive ion. I think इतनी बात कर कर यहाँ तक लेके जाएं, ये जो आपने कल पोटाशियम और सोडियम के साथ कुछ लिखा हुआ है, इसको यहाँ तक लेके जाएं जनाब। They lose electrons easily. Group 1 वाले will lose 1 electron. Group 2 वाले will lose 2 electrons. G1 मेटल का 1 प्लस, G2 मेटल का 2 प्लस लिखकर यहाँ पे जाके अपनी बात मुकम्मल करने दी। जो एल्कली मेटल्स के साथ जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है,
एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो मेंशन किए उनको प्लीज यहां तक लेके जाएं। ओके जी, अब मैं आता हूं किस बात की तरफ, ये जो यहां पे द लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली के बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सर ग्रुप नंबर 1 को डिफाइन करें, तो मैं ग्रुप नंबर 1 मेटल की केमिकल डेफिनेशन दूंगा, दे विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। लूज करते हैं, इजीली करते तो हैं, लेकिन ग्रुप 1 मेटल को अगर कोई डिफाइन करना चाहता है कि केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करेंगे, आई विल से कि ग्रुप 1 मेटल हैं। आई होप आपने पढ़ा वो ग्रुप का ताल्लुक किसके साथ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। तो किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है या डिफाइन करना है तो क्या कर देना चाहिए, उसकी वैलेंसी या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्राइब कर देना चाहिए। आई थिंक मुझसे अगर ग्रुप नंबर 1 की डेफिनेशन पूछनी है तो मैं ग्रुप नंबर 1 के नीचे जाके क्या लिखूंगा, दे विल लूज, ग्रुप 1 मेटल्स क्या करेंगे, दे विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, तो दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, लेकिन उसके नीचे जो मैं G1 लिखना चाहता था, ग्रुप 1 मेटल्स will lose 1 electron only. Group 2 metals will lose 2 electrons only. जब ग्रुप 1 वाले मेटल्स will lose 1 electron only तो उसके बाद लिखिएगा to form 1 positive ion, और ग्रुप 2 मेटल्स will lose 2 electrons only, उसके बाद लिखिएगा to form 2 positive ions। ये लीजिए, तो बेसिक मसला ही सारा ये है ना। अभी जो मैंने आपको नॉर्मल मेटल्स में और ट्रांजिशन मेटल्स में फर्क समझाना है, तो मुझे लगता है फर्क ही क्या है, ये फर्क ही ये है कि ग्रुप 1 कहता है भाई आई विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ग्रुप 2 कहता है आई विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ग्रुप 1 वाला क्या कहता है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन ओनली टू फॉर्म M1 पॉजिटिव एज अ स्टेबल आयन। एक और जुमला लिखें, क्या लिखा, ग्रुप 1 मेटल्स विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन ओनली टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म M1 पॉजिटिव आयन as a stable ion, M1 positive ion as a stable ion। यहाँ क्या लिखें, group 2 metals will lose 2 electrons only to form क्या बच्चों, M2 plus ion as a stable ion, M2 positive ion as a stable ion। Number 1 metal को जी, those elements which will lose 1 electron to form क्या, to form a M positive stable ion as the only stable ion, okay। group 2 को कैसे डिफाइन करेंगे, those elements that will lose 2 electrons to form M2 positive ion as the only stable ion। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रुप 1 वाले एक लूज करके 1 प्लस बनाते हैं as the only stable ion, ग्रुप 2 वाले 2 लूज करके M2 प्लस बनाते हैं as the only stable ion। मुसीबत ये है कि स्कैंडियम वाले क्या करते हैं, ये टाइटेनियम से लेकर वेनेडियम से लेकर जितने भी आगे सारे हैं, ये क्या करते हैं, ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, इनकी जितना दिल करता है ये उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और ये क्या करते हैं, दे फॉर्म स्टेबल आयंस। कैसे, स्पेसिफिकेशन में जुमला लिखा हुआ है जी, डिफाइन करें ट्रांजिशन एलिमेंट को एज क्या, एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट विच फॉर्म्स 1 or more stable ions with incomplete d orbitals। क्या जनाब जा, अब आते हैं उधर की बात में मुकम्मल कर चुका, इधर आता हूँ। लुक एट दिस प्लीज, अगर आप इसको देखते हैं, यहाँ पे आपने इसके नीचे वैसे क्या क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा है जी, दे आर, मतलब पहले आपने डी ब्लॉक लिखा होगा, फिर आपने क्या लिखा हुआ है जी, एक आपने इनको बोला जी चूंकि इनका वैलेंस सब शेल इन द फिलिंग ऑर्डर कौन है, डी ब्लॉक है। अच्छा, डी ब्लॉक के अंदर फिर आपने क्या लिखा होगा, एलिमेंट्स कौन से वाले हैं, या हार्ड मेटल्स बोला होगा, ठीक है जी। और क्या लिखा हुआ है, अच्छा इनको और क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। आखिरी बात कल के लेक्चर में क्या लिखी हुई थी, ट्रांजिशन एलिमेंट से आखिरी बात लिखी हुई है। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन सुनाने लगा हूं, ठीक है जी। डेफिनेशन कैसे सुनाऊंगा, वो सुनाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसने करना क्या है। इसने सबसे पहले अपने ये जो एस के अंदर होते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या चल रहा था, इसके एंड पे चल रहा था जी 4s1, पीछे सब कंप्लीट था, पीछे सब क्या था, तो इसने कहा जी आर्गॉन को मारो गोली, 4s को क्या करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उड़ाना ही उड़ाना है, उड़ेगा तो मैं स्टेबल होऊंगा। इसने क्या किया, 4s2 था,
इसने कहा जी मुझे 4s के अंदर एक है कि दो हैं, दोनों उड़ाऊंगा तभी क्या होगा। इधर से एक मतलब डिराइव करते हैं कि s में एक हो या दो हो, एक हो पूरा का पूरा उड़ता है, दो हो दोनों के दोनों उड़ते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि ग्रुप नंबर 2 वाले s मतलब 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दें और कहें कि हम स्टेबल हैं? नहीं ना। अब ये डिफाइन कराया ना कि इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म m1 पॉजिटिव आयन एज द ओनली स्टेबल आयन। इधर क्या लिखा था? इट विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म m2 पॉजिटिव आयन एज द ओनली स्टेबल आयन। इसका मतलब कि इसने अगर एक लूज किया, कैल्शियम 1 पॉजिटिव बनाया या मैग्नीशियम ने 1 पॉजिटिव बनाया, लूज तो एक कर सकता है, लेकिन एक लूज करने से वो स्टेबल आयन नहीं होगा। मतलब 4s के अंदर अगर एक बच गया तो ये इतना स्टेबल आयन, इसका एक्चुअल में मैक्सिमम स्टेबल आयन कौन होगा? कौन होगा जी? जिसने दोनों के, बेशक आप कहें सर जी 4s1 के अंदर तो हाफ फिल्ड है, आपने खुद कहा था कि हाफ फिल्ड होना थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि पूरा पूरा स्टेबल होता है, मैंने कहा था हाफ फिल्ड होना थोड़ा सा स्टेबल होता है, पार्शली फिल्ड होने से बहुत बेहतर होता है। ठीक है, उस हिसाब से तो अगर आप कहते हैं फिर तो उसको लूज ही नहीं करना चाहिए, फिर तो उसको भी लूज नहीं करना चाहिए, इसको भी लूज नहीं करना चाहिए। क्यों? ये कहेगा भाई मैं हाफ फिल्ड हूं, आई एम हाफ स्टेबल, तो वो हाफ स्टेबल क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो जनाब साहब फुल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए मुझे इसको लूज करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये क्या कहेगा? कहेगा भाई जान मैं तो आई एम कंप्लीटली स्टेबल, लेकिन उसका उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट भी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सब शेल का कंप्लीट होना इज फुली स्टेबल, इट्स अबाउट एक्चुअली द पूरे शेल का कंप्लीट होना इज फुली स्टेबल। तो उसका पूरा शेल कंप्लीट करने के लिए कहते हैं भाई तू भी उड़ जा, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ताकि वो पूरा शेल पीछे आर्गॉन जैसा हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाए। अदरवाइज एज अ सब शेल you know it is stable, as a sub shell it is stable, as a main shell it is not stable. So हर स्टेबिलिटी के बहुत सारे लेवल्स है ना, तो स्टेबिलिटी का अल्टीमेट लेवल हासिल करने के लिए ये क्या कहता है यार, दोनों के दोनों उड़ जाते हैं। और एक बात और भी बता दूं आपको, खुद उड़ते भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि पड़े पड़े उड़ जाएंगे, खुद ही फैसला करेंगे। इनको यहां से निकालने के लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से। हाँ, एनर्जी देंगे तो ये उड़ेंगे, और एनर्जी देने के बाद एक दफा ये उड़ गए तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब ये जितनी एनर्जी आपने दी है इनको क्या कहते हैं रिमूव कराने के लिए, तो ये कोई ना कोई कंपाउंड या कोई ना कोई चांद ऐसा चढ़ाएंगे कि जिससे क्या होगा जनाब साहब, जिससे ओवरऑल थर्मोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेबिलिटी अचीव होगी। जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे वो किसी ना किसी को क्या करने पड़ेंगे? गेन करने पड़ेंगे। वो कोई ना कोई जब गेन करेगा तो क्या होगा? वो कोई ना कोई गेन करके व्हाट विल हैपन, वो एनर्जी रिलीज करेगा, और इतनी एनर्जी लाजमी रिलीज होगी कि जिससे ओवरऑल डेल्टा H नेगेटिव हो जाए या अल्टीमेटली ओवरऑल डेल्टा G नेगेटिव हो जाए। ठीक है जी, और इस काम के बड़े सियाने हैं, बड़े माहिर हैं ये। मतलब ये नहीं हो सकता कि इसके सामने आप कहें जी मैंने बहुत ही अनरिएक्टिव नॉन मेटल रख दिया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नो, इसको पता होगा कि अगला जो नॉन मेटल जिससे मेरा रिएक्शन हो रहा है वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूंगा। ठीक है, खैर बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो एनर्जेटिकली, काइनेटिकली, इलेक्ट्रोकेमिकली क्या क्या होता है क्या नहीं होता वो आपने पढ़ा हुआ है। मैं बस आपको इतनी बात बताना चाहता हूँ कि सोडियम को या पोटेशियम को या लिथियम को या किसी भी ग्रुप 1 वाले को अल्टीमेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है और जिसका आयन बनता है स्टेबल आयन होता है। ग्रुप नंबर 2 वालों को अल्टीमेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए आई बिलीव 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ते हैं और 2+ आयन बनता है, वो अल्टीमेट स्टेबल आयन। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वालों के साथ क्या कॉन्सेप्ट है? वो अगर हाँ एस वाले तो पूरे के पूरे लूज करेंगे, एस उसके बाद जितने हैं वो उसको पूरे लूज करने पड़ेंगे। जहां तक ताल्लुक है डी वालों का, तो वो कहते हैं जनाब साहब डी वाले पार्शली फिल्ड हो, डी वाले इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, डी वाले जिस भी तरह से हो, इवन देन जो आयन बनेगा वो क्या होगा? वो स्टेबल ही होगा। तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन जो पहली लाइन लिखी है वो कहता है डिफाइन अ ट्रांजिशन एलिमेंट एज क्या? एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट व्हिच फॉर्म्स क्या? 1 or more स्टेबल आयंस विद क्या? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। किसी को मसला इस बात से? तो अब एक काम करेंगे, यहां पे जाकर जो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी है, आई विल लाइक कि यहां क्या किया जाए, यहां उसको डिफाइन किया जाए। कैसे डिफाइन किया जाए जी?
अगर आपने आखिरी बात ट्रांजिशन एलिमेंट से लिखी है तो लिखेंगे डिफाइंड एज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज क्या, दे आर डिफाइंड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज डी ब्लॉक एलिमेंट या defined as D block elements that can form one or more that can form one or more stable ions that form one or more stable ions with क्या, with incomplete d orbitals, with incomplete d orbitals. लीजिए जनाब साहब, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनकी जो डेफिनेशन मैं सुना रहा हूं आपको वो क्या है, डिफाइंड एज D block elements which form one or more stable ions, कैसे जनाब साहब, which form one or more stable ions with incomplete d orbitals, incomplete d orbitals. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या चीज़ है, यहाँ पे मुझे लगता है इस डेफिनेशन में क्या क्या निकल रहा है, क्या क्या नहीं निकल रहा। आपने इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा, ठीक है, ब्लॉक ही है, वैलेंस सबशेल का ब्लॉक आ गया। आप कह रहे हैं दे फॉर्म वन और मोर स्टेबल आयंस, तो मुझे आपको क्या समझाना है, ये वन और मोर स्टेबल आयंस समझाने के किस किस ने कौन कौन से आयंस बनाने हैं विद इनकम्प्लीट, के डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट भी होंगे तब भी। आई थिंक डी ऑर्बिटल की शक्ल हमें नहीं पता। अरे मुझे दो बातें आपको सिखानी है, एक तो मुझे आपको डी ऑर्बिटल्स की शक्ल भी दिखानी है, फिर मैंने आपको डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं वो भी दिखाने हैं, फिर उनमें से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कितने कितने नहीं होंगे वो भी दिखाने हैं। आई थिंक यहाँ से आगे जो लेक्चर जिसके लिए मैं परेशान था कि क्या मिस्ड है, वो लेक्चर पता कौन सा मिसिंग है, ये डी ऑर्बिटल की शक्लों वाला लेक्चर मिसिंग है मेरे ख्याल से। जो आपको 4 लेक्चर्स दिए गए हैं उनमें क्या नहीं है, उनमें डी ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं वो नहीं स्केच हुई हुई हैं, उनमें से किस किस में से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे वो नहीं मेंशन हुआ है। आई थिंक मैंने उसके बारे में आपसे बात करनी है, और उसके बारे में क्या बात करनी है, यहाँ से आगे अब आपने अगला लेक्चर कंटिन्यू कर लिया होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलाज उसका क्या है, क्या इलाज करेंगे, आप एक अलग से पेज लेंगे, उस अलग से पेज के ऊपर मैं क्या करूंगा, उस अलग से पेज के ऊपर मैं आपको पूरे का पूरा डी जो इनके बीच में एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक को आप या तो डी ब्लॉक कहते हैं या आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनमें भी पूरे का पूरा ग्रुप बनता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा हो तो स्कैंडियम के नीचे भी कोई एलिमेंट होगा, उसके नीचे भी कोई एलिमेंट होगा, और स्कैंडियम के ऊपर उसने ग्रुप नंबर 3 मेंशन किया होगा। क्या मेंशन किया होगा, इसके ऊपर ग्रुप नंबर 4 मेंशन होगा, इसके ऊपर ग्रुप नंबर 5 मेंशन है, ये ग्रुप नंबर 6 है, 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 7, 8, 9, 10 व्हाटएवर, यहां तक 12th आएगा। इसके बाद जो एल्यूमिनियम वाला ग्रुप है, ये जो आपके गैलियम लिखा हुआ है, उसके ऊपर ओ लेवल में ग्रुप नंबर 3 लिखा जाता था, ए लेवल में उसके ऊपर ग्रुप नंबर 13 लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर 13 लिखा हुआ। अच्छा, अब जब उसके ऊपर ग्रुप नंबर 13 लिखा हुआ है तो वो क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे इस वक्त उसकी टेंशन नहीं लेनी। मुझे आपको ग्रुप नंबर 3 से लेकर 13 के बीच में, 2 से लेकर 13 के बीच में जो 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिसके एक एक करके यूं करके 10 एलिमेंट्स हैं, मुझे उस ब्लॉक को समझाना है, मुझे उन एलिमेंट्स को समझाना है। उनको समझाने के लिए दो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसमें वन और मोर स्टेबल आयंस का जिक्र है, विद इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स का जिक्र है। मुझे लगता है मुझे सबसे पहले आपको डी ऑर्बिटल्स की शक्ल दिखा देनी चाहिए। जैसे एस ऑर्बिटल की शक्ल हमने पहले से ड्रॉ की हुई है, क्या शक्ल होती है उसकी, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल्स की शक्लें भी हमने ड्रॉ की हुई हैं, क्या शक्ल होती है जी, डंबल्स होते हैं। लेकिन डी ऑर्बिटल्स की शक्लें हमने ड्रॉ नहीं की हुई हैं, उनकी शक्लों को क्या करना चाहिए, हमें उनको भी ड्रॉ करना आना चाहिए। उनको ड्रॉ करने के लिए मैं इस वक्त वो पेज ढूंढ रहा था, वो बना तो रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने हाथ से बना लें, क्योंकि जब तक ऑर्बिटल्स की शेप्स अपने हाथ से नहीं बनाई जाएंगी मुझे नहीं लगता कि हमें वो सही तरह से याद रहेगा। तो मैं चाहता हूं अपने हाथ से ही वो ड्राइंग बनाई जाए। बाकी जो आपको हेल्पिंग मटेरियल मैंने स्केच करके या ड्रॉ करके देना मैं आपको दे दूंगा।
आई थिंक माई नेक्स्ट हेडिंग शुड बी क्या, जिसके लिए मैं चाह रहा था कि आपका वो पेज डिस्टर्ब ना हो, वो मैं चाहता हूँ अपने हाथ से लिखें। इधर नहीं है तो बेशक अगले किसी पेज पे चले जाएं, अगले किसी पेज पे चले जाएंगे और वहां से उस पेज को फाड़ कर इधर कनेक्ट कर लीजिएगा, नॉट दिस बैक साइड। सीक्वेंस वैसे आपका वीडियोस वाली चलना चाहिए एक अलग से, और अगर आपको लगता है सर मेरा सीक्वेंस खराब हो रहा है तो आप कॉपी के एंड पे चले जाएं। अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स का सीक्वेंस खराब हो रहा है तो आप कॉपी के बिल्कुल एंड पे चले जाएं कि जी मैं वहां क्या सिखाना चाह रहा हूँ। वहां मैं आपको बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर सिखाना जा रहा हूँ। बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एटम के अंदर शेल्स या शेल्स के अंदर सब शेल्स, और सब शेल्स के अंदर कौन कौन सा सब शेल, हमने पिछले साल एस सब शेल पढ़ा है, पी सब शेल पढ़ा है, डी सब शेल हमने जस्ट नाम सुना है, उसके अंदर डब्बे कितना, हाँ डब्बे पढ़े हमने, डी सब शेल में डब्बे कितने होते हैं, 5 डब्बे होते हैं, ये बात हमने पढ़ी है। फिर उन डब्बों का नाम क्या होता है ये हमने नहीं पढ़ा है। पी के अंदर वैसे कितने डब्बे होते हैं, 3। पहले डब्बे का नाम क्या है, एक्स, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम क्या है। तो अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम डंबल क्या करते थे, एक डंबल इन द एक्स एक्सिस, एक डंबल इन द वाई एक्सिस और एक डंबल इन द जी एक्सिस ड्रॉ करते होते थे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि वो 5 डब्बे हैं वो डंबल्स हैं, क्या उनकी शेप है क्या नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। आई वुड वांट कि आप क्या करिए, आगे किसी पेज पे जाकर डी सबशेल की हेडिंग दे दें यार, डी सबशेल की हेडिंग देनी है जी। चूंकि स्पेसिफिकेशन नंबर 1 में क्या लिखा था, वो तो डेफिनेशन लिखी है ना, 1 और मोर स्टेबल आयंस विद इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स वाली। स्पेसिफिकेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा है स्केच द शेप ऑफ क्या, स्केच द शेप ऑफ अ 3D और XYZ ऑर्बिटल एंड 3D XYZ अनदर, मतलब नाम लिखे हैं उसके, 3D का फलाना ऑर्बिटल और 3D का फलाना ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, जब 2 ड्रॉ करने आने चाहिए तो मैं फिर 5 के 5 ड्रॉ करूंगा, उसमें क्या फर्क है। देखते हैं जनाब साहब कौन सा वाला ड्रॉ करना है कौन सा वाला ड्रॉ नहीं करना। पहला जुमला लिखें यार, ये डी सबसेल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या, आई बिलीव मैं इसके सबसे पहली बात क्या लिखाऊंगा, इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे पी सबशेल को डिफाइन करते थे कैसे, इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स, हाँ सेपरेट पेज पे जाकर लिखें, इट कंसिस्ट ऑफ क्या 5 ऑर्बिटल्स। अच्छा होल्ड ऑन, ऑर्बिटल्स जब हम पी की बात करते थे तो पी वाले ऑर्बिटल्स 3 थे ना, तीनों की शेप आपस में क्या थी, एक जैसी थी, तीनों की साइज एक जैसा था, तीनों का रेडियस या तीनों का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एक जैसा था। इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, डीजेनरेट। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि जो पी एक्स पी वाई और पी जी हैं वो 3 के 3 क्या होते थे, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हुआ करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ इनके साथ ये लफ्ज डीजेनरेट इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा जी, 5 ऑर्बिटल्स तो हैं, पांचों की शेप एक जैसी नहीं है, पांचों का साइज एक जैसा तो बात की बात होगी, शेप ही एक जैसी नहीं है। तो जब शेप ही एक जैसी नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं उनको डीजेनरेट कहूं, नहीं डीजेनरेट को तो कहने का बिल्कुल मेरा इस वक्त दिमाग नहीं कर रहा कि मैं कहूं इट कंसिस्ट ऑफ 5 डीजेनरेट, नो आई से कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स, इतना लिखे जी, डीजेनरेट नहीं लिख सकता। चेक करेंगे जब मैं ड्रॉ कर लूंगा तो फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा कि उनको डीजेनरेट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो मैं क्या लिखवा रहा हूं, इट कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स each having a maximum capacity of 2 electrons। क्या लिखा आपने, it consists of 5 orbitals each having क्या, each having क्या जनाब साहब, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है बड़ा पुराना कि हर ऑर्बिटल में चाहे s ऑर्बिटल है, चाहे p वाला कोई भी x ऑर्बिटल है, p वाला कोई भी y ऑर्बिटल है, p वाला कोई भी z ऑर्बिटल है, तो और इवन d में भी कोई भी ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, वो तो 2 ही होती है। ईच हैविंग अ मैक्सिमम, क्या लिखा आपने, ईच हैविंग मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, हेंस अ टोटल कैपेसिटी ऑफ क्या, तो मुझे बताएं फिर डी सबशेल की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, हेंस द टोटल कैपेसिटी ऑफ डी सबशेल इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द टोटल कैपेसिटी ऑफ डी सबशेल इज कितनी, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब जब डी सबशेल की टोटल कैपेसिटी आ गई है 10 इलेक्ट्रॉन्स की,
इस बात को समझाने के लिए मुझे लगता है सबसे आसान बात वो डब्बों वाली है। डब्बे अगर मैं बना लूं ना तो काम आसान हो जाएगा। डब्बे में साथ साथ बनाऊंगा जी। पांच डब्बे बना लिए। हर डब्बे की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? और आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बनाते होते थे। अब कहेंगे सही तो हमें पहले से पता है। ये अगर आपको पहले से पता है तो नाम शायद आपको पहले से पता ना हो। मुझे प्लीज बताइए इस पहले वाले डब्बे का नाम क्या रखूं? है तो ये डी, कौन सा? पी में तो 3 था ना, तो मैंने 3 एक्सेस का इस्तेमाल कर लिया। क्या इस्तेमाल कर लिया कि जी एक आ जाएगा एक्स एक्सेस में, एक आ जाएगा वाई एक्सेस में, एक आ जाएगा जी एक्सेस में। अब ये 5 है तो क्या वो 5 एक्सेस होते हैं? एक्सेस तो 3 ही है, डायमेंशंस तो 3 ही है। अब उन डायमेंशंस का मैंने इस्तेमाल कैसे करना है वो जरा सुन लीजिए प्लीज। इस वाले डी का नाम है डी एक्स वाई, इस वाले का नाम है डी एक्स जी, इस वाले का नाम है डी वाई जी, इस वाले का नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस वाले का नाम है डी जी स्क्वायर। ओके, नाम सुने जनाब साहब। पहले वाले का नाम मैंने क्या रखा है? डी के साथ क्या रखा है? एक्स वाई। दूसरे का डी के साथ क्या रखा है? एक्स जी। तीसरे का क्या रखा है? डी के साथ वाई जी। चौथे का क्या रखा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और पांचवें का क्या रखा है? डी जी स्क्वायर। वैसे तो स्पेसिफिकेशन वाला कहते हैं सिर्फ 2 ड्रॉ करें, लेकिन मैं सारे ड्रॉ करूंगा अभी। अब जो सारे मैंने ड्रॉ करने हैं वो कैसे ड्रॉ करने हैं जरा प्लीज गौर से मेरी बात सुन लीजिए। आप एक बात पे तो ध्यान दे रहे होंगे कि सर इन तीनों का नाम कैसा है, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा नाम है। एक कहानी है जी, इसका नाम बहुत हटके है, एक कहानी है जी। इसका नाम तो सर जी बिल्कुल ही हटके है, तो 3 कहानी है जनाब इसके अंदर। लो जी, ये जो आपका डी एक्स वाई है, ये जो डी एक्स जी है, जो डी वाई जी है, इनकी क्या कॉन्सेप्ट है? इनके अंदर होंगे जनाब साहब वो जो ये डंबल में कितने लोब्स होते हैं? 2, एक इधर एक इधर। वो जो एक डंबल बनता था उसके एक लोब इधर होता था, एक लोब। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इनके होंगे 4 लोब्स। ये डी एक्स वाई है, जो डी एक्स जी है, जो डी वाई जी है, इन सब के आपस में क्या होंगे? 4 लोब्स होंगे। और जो 4 लोब्स होंगे वो पता कैसे होंगे? वो होंगे इन बिटवीन द एक्सेस मेंशन्ड। क्या आपने अगर एक्सेस एक्स और वाई मेंशन किया है तो मैं 4 लोब्स बनाऊंगा इन बिटवीन द एक्सेस मेंशन्ड, इन बिटवीन द एक्सेस मेंशन्ड। अच्छा, आप कहेंगे सर जी क्या मतलब है इस बात का? मैं उसका मतलब आपको समझाता हूं। इससे पहले कि मतलब समझाऊं, मुझे एक चीज आपको और समझानी है। कौन से वाली? कि इसके साथ क्या होगा? इसके अंदर भी बेटा जी 4 ही मैं लोब्स बनाऊंगा, लेकिन वो जो मैं 4 लोब्स बनाऊंगा वो कैसे होंगे? मैंने ग्रीन पेन किधर रख दिया जावे साहब? ऊपर देखें, ग्रीन पेन होगा कहीं ना कहीं। इसके साथ भी क्या होगा याद रखिए, इधर भी होंगे क्या? 4 लोब्स ही होंगे, लेकिन वो इन बिटवीन द एक्सिस मेंशन नहीं होंगे, वो होंगे अलोंग द एक्सिस मेंशन्ड। यहां जो होगा ना अलोंग द एक्सिस मेंशन्ड, अलोंग द एक्सिस मेंशन्ड। अच्छा, डी जी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, मैं उसको भी ड्रॉ नहीं कर रहा। इधर भी 4 लोब्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी 4 लोब्स हैं। इधर 4 लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस मेंशन्ड है, उधर 4 लोब्स अलोंग द एक्सिस मेंशन्ड है। अच्छा, तो इसके लिए मैं ड्राइंग क्या करूंगा जनाब साहब, वो जरा सुन लीजिए। एक और बात मुझे कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पे जो 4 लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस मेंशन होंगे उन सब की क्या होगी? सेम शेप होगी, सेम साइज होएगा, बट सिर्फ फर्क क्या होगा? डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी। बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ड्राइंग बनाता हूं। तो सेम शेप, सेम साइज, डिफरेंट ओरिएंटेशन, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। ड्राइंग सुनिए जनाब साहब। इफ आई जस्ट वांट टू ड्रॉ डी एक्स वाई,
ये कौन सा एक्सिस है जी? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये क्या है? ओफ नहीं, ओरिजिन नहीं बनाना, बस ओफ और ओरिजिन आपको पता होता ही है। मैं ड्रॉ करने लगा हूं डी एक्स वाई। क्या ड्रॉ करने लगा हूं बच्चों? डी एक्स वाई में मैंने क्या ड्रॉ करना है? 4 लोब्स ड्रॉ करने हैं। कितने लोब्स ड्रॉ करने हैं? 4 लोब्स ड्रॉ करने हैं। किधर? इन बिटवीन द एक्सिस मेंशन्ड। ये इन बिटवीन द एक्सिस मेंशन का मतलब क्या है? और से सुनिए जनाब साहब। 1 2 3 4। यू सी ये किधर है? ये 4 लोब्स मैंने किधर बनाया बच्चों? इन बिटवीन द एक्सिस मेंशन बनाया। क्या बनाया? इन बिटवीन द एक्सिस मेंशन बनाया। किसी को मसला है इस बात से? और अगर मैं कहूं कि मैंने बनाना है डी एक्स जी, क्या बनाना है? तो मैं इसको कह दूं एक्स एक्सिस, इसको क्या कह दूं भाई? किसको मसला है? मेरी मर्जी ना। मैं जिस इस वक्त जी एक्सिस किधर है? इस वक्त जी एक्सिस इज आउट ऑफ द पेज। अगर मेरे को मैंने डी एक्स जी बनाना है तो मैं कहूंगा ये एक्स एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, और वाई एक्सिस किधर है? वो आउट ऑफ द बोर्ड है। कहूंगा उसको छोड़ दो, ये लो जी 4 बनाऊंगा। और अगर मेरे को मैंने डी वाई जी बनाना है तो क्या बनाऊंगा? डी वाई जी में इसको कहूंगा वाई एक्सिस, इसको कहूंगा, बल्कि नहीं, इसको कहूंगा ये वाई एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा? जी एक्सिस। एक्स एक्सिस किधर होगा? इन एंड आउट हो जाएगा। ये शेप तो एक ही बनाऊंगा मैं। तो ये जो मैंने बनाया है, इफ दिस इज, इफ यू वांट टू ड्रॉ डी एक्स वाई, तो दिस इज एक्स वाई। और अगर आप इसके नीचे जाएं, इसी के नीचे जाएं, इफ यू वांट टू ड्रॉ एक्स जी, तो कॉल दिस एज एक्स एक्सिस, कॉल दिस एज क्या? जी एक्सिस। 1 लोब, 2 लोब्स, तीसरा लोब, चौथा लोब। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ क्या? डी वाई जी, उसी के नीचे चले जाएं। I'll be saying this is y axis and this is z axis. किसको मसला है भाई? थैंक यू। यहां तक किसको मसला है तो हाथ खड़ा कर दें जनाब साहब। क्या हो रहा है? मैंने तो सेम ड्राइंग बनाई है, तो मुझे z एक्सिस आउट ऑफ द बोर्ड लाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे वो जो ड्राइंग ढूंढ के ला रहा था उसमें कहीं आउट ऑफ द बोर्ड वो पूरा 3 डायमेंशनल व्यू दिखाने की कोशिश करता है। और अगर मुझसे पेपर वाले ने ड्रॉ करवाना हुआ तो क्या करूंगा मैं कोई 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनाऊंगा? नहीं जनाब साहब, मैं ये अपने एक्सिस का इस्तेमाल कर लूंगा। उसने कहा डी एक्स वाई बनाओ, कहूंगा ये एक्स है ये वाई है। उसने कहा डी एक्स जी बनाओ, कहूंगा ये एक्स है ये जी है। उसने कहा डी वाई जी बनाओ, कहूंगा ये डी वाई है डी जी है। हाँ, एक वक्त में चारों बनाओ तो मैं कहूंगा आई एम सॉरी, मैं आर्किटेक्चर का पेपर देने नहीं आया, मैं केमिस्ट्री का पेपर देने आया हूँ। ठीक है, तो मुझसे ड्राइंग ड्रॉ करना, इतनी ड्राइंग मुझसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है, लेकिन एक वक्त में सारा कुछ बनाओ, मैं कहूंगा भाईजान एक वक्त में इतना कुछ कैसे बना लूं यार। ठीक है, तो 4 ही दिखाऊंगा या ये दिखाएगा। और स्पेसिफिकेशन ने कहा भी क्या है? कहते जी यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ 3D XY। 3 मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, D मतलब उसका सबशेल, XY मतलब कौन से वाला? ये वाला। कहते उसको एक्स एक्सिस करना है, उसको वाई कहना। और अगर उसने कह दिया जी 3DXZ बनाओ, तो यही बनाना। 3DYZ बनाओ, कहते यही बनाना। ठीक है, सिर्फ क्या कर देना, एक को एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस, एक को एक्स एक्सिस को जी एक्सिस, एक को जी एक्सिस को वाई एक्सिस। किसको मसला है इस बात से? अच्छा, अब आते हैं इधर। इसकी ड्राइंग का क्या सीन है? इसकी ड्राइंग में क्या हो रहा है? इधर भी मैंने बनाने तो 4 लोब्स ही हैं, लेकिन मुझे 4 लोब्स बनाने कैसे बनाने? अलोंग द एक्सिस मेंशन्ड। अच्छा, अलोंग द एक्सिस मेंशन्ड का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस और ये, तो अब अलोंग द एक्सिस का क्या सीन है? ये डी एक्स वाई है। ये कौन है? ये कौन है भाई? ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। कौन है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो याद रखिए, इधर आपने क्या ड्राइंग बनाई है? इधर आपने डी एक्स वाई बनाया है, बिकॉज वो 4 लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस है। इधर आपने क्या बनाया है? इधर आपने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाया है। क्यों? यहां भी 4 लोब्स हैं, लेकिन ये 4 लोब्स किधर है? ये किधर है सर? ये ना अलोंग द एक्सिस है। किधर है जनाब साहब? ये अलोंग द एक्सिस है। ये जो है वो अलोंग द एक्सिस है। इसमें किसी को मसला है भाई? एनीवन? अच्छा, इधर में एक, इधर तो है ही एक है, इधर तो एक ही ऑर्बिटल ऐसा है।
लेकिन ये वाले कितने ऑर्बिटल्स थे? इधर 3 ऑर्बिटल्स ऐसे थे। ओके, इधर आ जाए, ये डी जी स्क्वायर है, इधर मैं क्या करूंगा? ये तो बिल्कुल काफी डिफरेंट होगा। इसमें क्या काफी डिफरेंस है? इसमें सबसे पहली बात है ये 4 लोब्स नहीं है, 2 लोब्स हैं। किधर? 2 लोब्स हैं अलोंग द एक्सिस मेंशन्ड, 2 लोब्स अलोंग द एक्सिस मेंशन्ड है। There are 2 lobes along the axis mentioned, and क्या? And एक रिंग भी है, and a ring। अगर लोब्स आपने बनाने डी जी स्क्वायर लिखा है, डी जी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब लोब बनाने जी एक्सिस में, तो देयर विल बी अ रिंग अराउंड द जी एक्सिस, एंड अ रिंग around the z-axis, around the z-axis in the xy plane, around the z-axis in the xy plane। अब उसका क्या सीन है, जरा उसको ड्राइंग देखिएगा। पहला मसला है जी स्क्वायर, जी एक्सिस किसको कहूं? जी एक्सिस है जी, इसको कह देता हूं जी एक्सिस। तो फिर ये कौन सा है? चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, आई डोंट केयर। जी एक्सिस अगर ये है तो डी जी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ये 2 lobes along the axis mentioned, and क्या? And ring in the क्या? Ring around the z axis in the xy plane। तो you know what? और ये रिंग कैसी दिख रही है? This part is out of the plane and that part is into the plane। एक को मैंने डार्क कर दिया, को मैंने लाइट कर दिया, जो बाहर आ रहा है वो डार्क कर दिया, जो अंदर जा रहा है वो लाइट कर दिया। जी तो बच्चों क्या बात हो रही है? यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। थैंक यू। जी जनाब साहब, यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? व्हाट इज हैपनिंग? मैंने आपको डी सबशेल समझाना था। क्या समझाया डी सबशेल के बारे में? कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं। मैंने पहले 5 डब्बे बना दिए जो कि हमने एएस में भी बनाए थे। हर ऑर्बिटल की कितनी कैपेसिटी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैंने 2-2 करके दिखा दिए। टोटल कितनी कैपेसिटी होगी ये मैं एएस से पता था। A2 यहां से स्टार्ट होता है कि पहले डब्बे का नाम क्या है? DXY। DXY की शक्ल कैसी है? इट कंसिस्ट ऑफ क्या? 4 लोब्स विच आर किधर? इन बिटवीन द एक्सिस मेंशन्ड। जो एक्सिस कौन सा मेंशन्ड है? तो XY एक पूरा प्लेन है। क्या है? XY प्लेन के अलोंग द एक्सिस नहीं, किधर? वो जो बिटवीन द एक्सिस है, इधर एक लोब आएगा, एक लोब इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। XZ भी ऐसे ही है, YZ भी ऐसे ही है। सिर्फ क्या है? सिर्फ उनकी क्या है जी? सेम शेप होगी, सेम साइज होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी। इन तीनों को आपस में क्या कहूं? इन तीनों को तो मैं बिल्कुल डीजेनरेट कह सकता हूं। बिल्कुल डीजेनरेट मतलब सर जी वो जिनका सब कुछ क्या होगा? सेम शेप होगी, सेम साइज होगा, सिर्फ डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी इन द फ्री स्पेस। जब मैं इसकी तरफ आता हूं, इसमें भी जैसे इनमें 4 लोब्स हैं, इसमें भी 4 लोब्स हैं, लेकिन फर्क है इसमें और उसमें फर्क है, छोटा सा फर्क है। इन 3 ऑर्बिटल्स में और इस ऑर्बिटल में क्या फर्क है? इन 3 ऑर्बिटल्स में
वो जो ऑर्बिटल लोब है वो किधर है? इन बिटवीन दी एक्सिस मेंशन है। इस वाले का जो लोब्स है वो किधर है 4 ही। इधर इधर ध्यान दे भाई, छोड़ दे, हैं वो 4 ही, लेकिन किधर है? किधर है वो अलोंग दी एक्सिस है। किधर है? अलोंग दी एक्सिस। इसमें किसी को परेशानी है? अब ये वाला तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ क्यों है भाई? अब फिर मतलब मैं इसको इसके साथ कुछ हद तक डीजेनरेट कह सकता हूँ। किस बुनियाद पर? कि शरीर में भी 4 है, उनमें भी 4 है। इसके 4 वो इधर 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 इधर, फिर दूसरे वाले के 4 जो है वो एक्स और जी वाले हिसाब से हैं, फिर अगले वाले के 4 जो है वो वाई और जी वाले के हिसाब से हैं तो इसके भी 4 ही हैं। 2 अलोंग द एक्स एक्सिस, 2 अलोंग द वाई एक्सिस। चलो ये भी उनके साथ डीजेनरेट हो गया जी, मान लेता हूँ। लेकिन इसको पुत्र मैं किसी सूरत में डीजेनरेट नहीं मानता। क्यों? 4 लोब्स हैं, इसकी शक्ल मिलती है, इसे एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 2 अलोंग द एक्स 2 अलोंग द, तो यहाँ 2 अलोंग द क्या है? 2 अलोंग द वाई नहीं, 2 अलोंग द जी है, डी जी स्क्वायर। और लेकिन बाकी सीन क्या है? इसमें एक एक्स्ट्रा सीन है। क्या एक्स्ट्रा सीन है जी? एक रिंग है। क्या जनाब साहब? देयर इज अ रिंग ऑफ क्या? देयर इज अ रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रिंग कैसी है? रिंग इज अराउंड द जी एक्सिस इन द कौन सा प्लेन? अराउंड द जी एक्सिस इन द क्या? इन द यू नो क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। अब शेप तो डिफरेंट हो गई, शेप तो डिफरेंट हो गई है, यू नो। अब यहां से आगे एक मसला है, क्या मैं शेप डिफरेंट होने की बुनियाद पर इसको डीजेनरेट कह दूं, मतलब नॉन डीजेनरेट कह दूं? असल में डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी ये एक टॉपिक है जिसका फटा भी यहां पे आगे डेवलप होगा। आपने पिछले साल डीजेनरेसी या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसको कहा है? उसके 3 डेफिनेशन होते थे, सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी लेवल। क्या जनाब साहब? सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी लेवल। मेरा आपसे एक सवाल यह है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है डीजेनरेसी के लिए? शेप सेम होना सबसे जरूरी है, साइज सेम होना सबसे जरूरी है, या एनर्जी लेवल सेम होना सबसे जरूरी है? आई थिंक इट्स अबाउट एनर्जी। एनर्जी लेवल का सेम होना सबसे जरूरी है। तो मैं समझता हूं इसके नीचे आपने कितनी ड्राइंग्स बनाई हैं? 3। उन सबको क्या कहेंगे आप? उनको तो उन तीनों का तो क्या सीन है? सेम शेप है, सेम साइज है, सेम एनर्जी लेवल है, तो आपस में क्या है? तो इस पहले वाले कॉलम में जाए एक नोट लिखें, dxy उधर उधर पहले वाले में लाइन लिखो, आ जाएगी इतनी सी लाइन। सब स्टैंड पे जाओ, एक लाइन लिखो, dxy कॉमा dxz कॉमा dyz हैव क्या? हैव सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी लेवल. So what? So they are degenerate. Same shape, same size, same energy level. So क्या जनाब साहब? So they are degenerate. ठीक हो गया जी. इधर अगली वाली ड्राइंग के साथ आ जाए. So they are क्या जनाब साहब? So they are degenerate. Okay. So they are degenerate orbitals with respect to each other. So they are degenerate orbitals with respect to. So इसका जुमला मुकम्मल. So they are degenerate with respect to each other. Degenerate orbitals with respect to each other. Okay. इधर है, इधर तो ड्राइंग ही एक बनी हुई है, इसके नीचे तो कोई और ड्राइंग ही नहीं है. अब इधर मैं क्या नोट लिखूंगा? इसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं वो किधर हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस नहीं है, किधर है? अच्छा, इसको इनकी रिस्पेक्ट से क्या कहूं? इसकी शेप इन जैसी होगी कि नहीं होगी? शेप तो नहीं जैसी है. इसका साइज उन जैसा होगा कि नहीं होगा? उन्हीं जैसा है. सिर्फ फर्क क्या है? ओरिएंटेशन में फर्क है. एनर्जी लेवल इसका भी क्या होगा? तो क्या कहूं? इसके नीचे आगे नोट लिखें, लिखिए, सिंस इट्स शेप, साइज एंड एनर्जी लेवल since its shape, size and energy level is same
as क्या is same as dxy, is same as dxy comma dxz and dyz. So क्या, so it is degenerate with respect to dxy d, so it is degenerate with respect to क्या लिखा जी, सो इट इज डिजेनरेट विद रिस्पेक्ट टू क्या डी एक्स वाई डी वाई जी एंड डी एक्स जी. किसी को मसला इस बात से जी? अच्छा, इधर आते हैं. इधर एक मसला है अभी. इधर क्या सीन है, शेप तो काफी डिफरेंट है, मतलब शेप तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. उधर लोब्स हैं 4-4, इधर लोब्स 2 हैं और एक रिंग है. शेप तो डिफरेंट है, शेप तो डिफरेंट है. लेकिन एक मसला, एनर्जी लेवल क्या है? एनर्जी लेवल उन्हीं जितना है. एनर्जी लेवल इसका भी किस जितना भाई? उन्हीं जितना है. तो इसको क्या करूं, इसको कहूंगा, लेकिन एनर्जी लेवल उन्हीं जितना एक सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एनर्जी लेवल उन जितना है. अंधेरे में. कब भाई? किसमें जी? अंधेरे में या आइसोलेटेड सिचुएशन में, मतलब कोई और कंपाउंड ना बनाओ, एटम अकेला हो तो इसको, इसकी एनर्जी लेवल उन्हीं जैसी है. लेकिन अगर इन्होंने कंपाउंड बना लिया और उस कंपाउंड को आपने रोशनी में रख दिया तो इसकी एनर्जी लेवल कुछ और होगी, उनकी एनर्जी लेवल कुछ और होगी. तो ये उनके डिजेनरेट. फिर हम कहेंगे सर जी अब तो पहले ही हमें शक था, पहले ही शक था. किस बात पे शक था? होता ना, किसी की शक्ल पे लिखा होता है मशकूक आदमी है, ये कुछ ना कुछ चंद चढ़ाएगा, तो इसकी शक्ल पे लिखा हुआ है मशकूक आदमी, कुछ ना कुछ चंद चढ़ाएगा. क्या चंद चढ़ाएगा? वो कहते हैं जनाब साहब मैं रोशनी में या नीला हो जाऊंगा या पीला हो जाऊंगा. है जी, तुम अंधेरे में रखोगे तो मैं सारा सब अंधेरे में तो सब एक ही शेड नजर आता है. ठीक है. रोशनी में रखोगे तो अगर मैं कॉपर वाला हुआ तो मैं नीला दिखूंगा, मैं आयरन वाला हुआ तो मैं आयरन 2+ वाला हुआ तो ग्रीन ग्रीन दिखूंगा, मैं आयरन जो है क्या बोलते हैं 3+ वाला हुआ तो थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिखूंगा, मैं जो है वो कोई पता नहीं कॉपर का कोई पर्टिकुलर कोई और कंपाउंड हुआ तो मैं येलो येलो दिखूंगा, मैं पता नहीं वो KMnO4 हुआ तो मैं पिंक पिंक दिखूंगा. You know, I hope you understand. Transition elements are what? No, not the elements are colored. Their compounds are colored. तो element की form में, when the atoms are isolated, मतलब not formed any compound with anyone, तब तक क्या होगा? तब तक मैं इसको उसका degenerate कहने को तैयार हूँ. मतलब अभी D सबसेल पढ़ा रहा हूँ, अभी नोट्स में शायद मैं उसको degenerate ही कहूँ, क्योंकि एनर्जी लेवल इसकी उन जैसी है. लेकिन क्या कहूंगा, लेकिन जब ये कोई कंपाउंड बना लेंगे तो इसमें कोई ना कोई मुसीबत जरूर है, कोई ना कोई मसला जरूर है, शेप भी फर्क है. इस वक्त मैं इसको नॉन डिजेनरेट नहीं कहना चाहता. जब कंपाउंड बनाऊंगा तो बताऊंगा कि वो क्या मसला है, क्या हुआ है कि नीला हो गया तो क्या हुआ है कि पीला हो गया. बहरहाल इस वक्त आई वुड लाइक टू राइट क्या, although the shape of dz square, although the shape of dz square is क्या, is क्या बच्चों? Although the shape of dz square is quite different with respect to the other d orbitals, although the shape of dz square is quite different with respect to the other d orbitals, however it has the same energy level as the other d orbitals. However, it has the same energy level with respect to the other d orbitals. However, it has the same energy level as other d orbitals. But only when क्या? But only when isolated atoms. But only when isolated atoms. But only when atoms are isolated. But only when in isolated atoms that are in the dark.
बट ओनली व्हेन, क्या लिखा है, नहीं समझ आया, क्या लिखा है जी मैंने, दिखाओ कभी दिखाओ. Although the shape of DZ square is quite different with respect to the other d orbitals, however it has the same energy level with respect to the other d orbitals. ये जो but only वाली बात है इसको ब्रैकेट में लिखिएगा. But only when atoms are isolated, या but only when as isolated atoms, ये लिख सकते हैं. But only when as isolated atoms that are in the dark. ये बात ब्रैकेट में लिखिए. Hence क्या? Hence it is also degenerate. Hence it is also degenerate with respect to other. Hence it is also degenerate with respect to क्या? With respect to क्या जनाब साहब? With respect to other क्या जनाब साहब? d orbitals. Degenerate with respect to other d orbitals in an atom. मतलब एटॉमिक लेवल पर जब आप एटम की बात करते हैं, जब तक वो एटम होता है तब तक क्या है, आई थिंक जो मैंने समझाना था मैं समझा चुका हूं. अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, पहली स्पेसिफिकेशन थी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज डन. दूसरी स्पेसिफिकेशन है, कहता जी स्केच द शेप ऑफ 3dxy ऑर्बिटल, कर लेंगे, एंड 3dz स्क्वायर ऑर्बिटल. याद रखिए नोट्स वाला स्पेसिफिकेशन वाला कहता है क्या ड्रॉ करना आना चाहिए, या तो ये ड्रॉ करना आना चाहिए या ये वाला ड्रॉ करना आना चाहिए. कहता बाकी सारे एक ही जैसे होंगे. ठीक है जी. उसने इसको भी 21 जैसा गिन लिया है, इसी जैसा गिन लिया है. मुझे लगता है इसको पूछा जा सकता है. इन चारों को उसने चार लोग उसका हाल कहता है एक ही ड्रॉ कर लेना काफी है. इसको क्या क्या उसने अलग से कहता है ये भी ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, और है बड़ा सियाना है वैसे, ये ड्राइंग बनानी आनी चाहिए मतलब चारों बनानी आनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीजें हैं ना. उसने dxy पूछ लेना या dxz पूछ लेना या dyz पूछ लेना या dx स्क्वायर y स्क्वायर पूछ लेना, तो ये अलग है, ये भी बनानी आनी चाहिए. तो पांडा कह रहा है पांचों की पांचों बनानी आनी चाहिए. किसी मसला इस बात से जनाब साहब? तो पांचों की पांचों को ड्रॉ करनी आनी चाहिए. यहां से आगे क्या करेंगे, आपका एक तो वो वीडियोस वाला सीक्वेंस चल रहा है, वहां से आप उसको कैरी करते रहें. वीडियोस वाले सीक्वेंस में मुझे प्लीज बताएं आपने क्या लेक्चर रिकॉर्ड किया, दोबारा पढ़ाएं बताएं जरा.